जो वो उत्पन्न कर सकता है उनके फल नहीं दे पाता, है ना, उनके फल उत्पन्न नहीं दे पाता, या जितनी उसकी शुभता और बल है तदनुसार ही वो फल उत्पन्न करता है। यही हमको डिसाइड करना है कि वह वो फल उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो किस मात्रा में करेगा, है ना। तो हम जो अभी ग्रहों का विचरण करा रहे हैं 12 भावों में, वह उनके शुभत्व को मानकर करा रहे हैं कि वह जाकर उस भाव के कारकत्वों को अपनी शक्ति अनुसार अपने स्वयं के कारकत्वों को उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हुए, उसके साथ समायोजित करते हुए उत्पन्न करेगा। और इस क्रम में हमने सूर्य देव के विचरण में 7 भावों तक उनका विश्लेषण किया था, बाकी मैंने आप पे छोड़ा था। एक शिवाली जी ने जरूर उस पर बहुत अच्छा विश्लेषण लिख के मेरे को भेजा, अन्य किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया, करना चाहिए था तो वो उत्तम रहता, है ना। आगे आप ग्रहों से, जैसे मैंने बताया था कि आप बात करोगे तो वो परिणाम आपको बताएंगे, आपके धीरे 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 वो चीजों का परिप्रेक्ष्य बढ़ता चला जाएगा, आपका सोच का जो क्षेत्र है ना वो बढ़ता चला जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा परिणामों को उत्पन्न कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को निकाल पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पता चल पाएगी, है ना। तो शुरुआत करनी है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग भी शुरुआत करें, है ना, तदनुसार ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि एक बार मैं सारे ग्रहों के थोड़ा तीव्र गति से इनिशियल लेवल पे सब चीजें आपको बता दूं, ताकि आप आगे उसमें और ज्यादा मनन मंथन करके और ज्यादा चीजों को उत्पन्न कर पाए, ये मेरा सोच है। 7 भावों तक मैंने बता दिया था। अष्टम भाव, अष्टम भाव मैं यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली पकड़ रहा हूं और मैं अभी सिर्फ भाव और ग्रह की बात कर रहा हूं और राशि की बात कर रहा हूं, भावेश के रूप में होकर वो कहां से कहां आ रहे ये बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो सूर्य अष्टम भाव, अष्टम भाव हम जानते हैं कि अष्टम भाव जो है ना आयु भाव है, अष्टम भाव से जमीन में गड़ी हुई चीजें देखी जाती है, अष्टम भाव से गूढ़ विद्या, रहस्य विद्या, अलौकिक विद्या, सिद्ध विद्या, रहस्य, शोध, जमीन खान खदानों के कार्य, जीवन में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं या घटनाएं, वसीयत, विरासत, किले, दुर्ग, नदी का पार करना, है ना, जहाँ यहाँ से शमशान देखा जाता है, यहाँ से मर्मज्ञता देखी जाती है, तत्व ज्ञान वेद देखा जाता है, यहाँ पढ़ाई की डेप्थ देखी जाती है, यहाँ महान तांत्रिक क्रियाएं देखी जाती है, यहाँ जो जिसको इंग्लिश में ओकल्ट कहते हैं उसकी गहराई को प्राप्त किया जाता है। तो यह अनंत का भाव है जो पाताल को बताता है, जो लगन मेरा है वो अनंत है ना। लगन मेष राशि कालपुरुष की कुंडली में वो अनंत है, अनंत को बताता है, यानी पूरा ब्रह्मांड, लगन ब्रह्मांड जो अनंत ब्रह्मांड है उसको बताता है। तो अष्टम भाव पाताल को बताता है। तो डेप्थ, एनी काइंड ऑफ डेप्थ इज 8th हाउस। ब्लैक, दिस इज डार्क होल, ब्लैक, समुद्र पार की यात्राएं, है ना, समुद्र यहीं आता है, समुद्र यहीं है। गुप्त रूप से करने वाली क्रियाएं, हमारे जेनेटिकल पार्ट्स जो हमारे जननांग है वो यहीं आते हैं, हमारा ससुराल, है ना, यहाँ पे यहीं आता है, स्त्री का दहेज यहाँ से ही देखा जाता है। अष्टम भाव जो है ना एक विलक्षण भाव है, आयु यही देता है, सारे भाव आयु, आप जिंदा हो तो प्राप्त कर पाओगे, है ना। तो लॉन्जिविटी, हाउ लॉन्ग आई विल लिव, आई विल सर्वाइव, दैट इज 8th हाउस, है ना। इसमें बहुत डेप्थ है, गहराई है। यहां से ही कुंडलिनी, 6th सेंस, 8th हाउस, राशि स्कॉर्पियो, कारक मंगल। अष्टम भाव का कारक कौन है? शनि। अष्टम भाव का कारक कौन है? तो शनि गिव्स द डेप्थ। शनि जितनी गहराई देते हैं उतना कोई ग्रह नहीं देता, जितना धैर्य देते उतनी कोई नहीं देता, जितनी दृढ़ता शनि देते उतना कोई नहीं देता। तो जितने भी महान रिसर्चर हुए हैं, जितने भी मर्म ज्ञान वेता हुए हैं, बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए बड़े बड़े शोध किए हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हुए हैं,
बड़े बड़े एक्टर हुए हैं जिन्होंने अपना एक अलग ही तरह का मुकाम हासिल किया है, वो अष्टम भाव। सूर्य और चंद्र को हमारे प्लेनेट में, है ना, सतोगुणी ग्रह कहा गया है, और यही जीवन है, यही जीव है, यही जीवन है ना। मतलब आत्मा है। आत्मा को आप अष्टम में भी बैठाओगे तो वो नहीं मरेगी जब तक वो उस पे पाप प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा। तो सूर्य को अष्टम में जाने का दोष नहीं लगता, साथ ही सूर्य को अष्टम में सोने का भी दोष नहीं लगता। सूर्य अष्टम का स्वामी होकर या अष्टम में बैठकर मृत्युकारी नहीं होते हैं, बल्कि अगर बलवान सूर्य अष्टम भाव में चले जाएं तो ये मैंने इतनी सारी चीजें बताई, इन चीजों में लाभ उत्पन्न कर देते हैं। इन चीजों का लाभ मिलने लग जाता है आदमी को डेप्थ मिल जाती है। वो बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, वो गूढ़ विद्याओं का जानकार हो सकता है, उसका अष्टम भाव में एनलाइटेंड हो सकता है, वो मर्म ज्ञान वेता हो सकता है, वो तत्व ज्ञान शास्त्री हो सकता है, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी हो सकता है, बहुत बड़ा तांत्रिक हो सकता है। लेकिन सूर्य चूंकि तंत्र की तरफ नहीं आकर्षित करते हैं, सतोगुण की ओर लेके जाते हैं, तो वो ज्योतिष के लिए अष्टम भाव परम योगकारी स्थान है। कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि आती है, इसीलिए ही वृश्चिक राशि वालों को ज्योतिष के लिए शुभ कहा गया है। अब सूर्य के स्वयं के कारकत्व आप यहां लगाएंगे तो आत्मा का कार्य है, डीड ऑफ द सोल, which a person, whatever the deeds which a person wants to do according to his soul, जिसमें उसको आत्म संतुष्टि होती है, आत्म आनंद की प्राप्ति होती है, जहां उसका व्यक्तित्व खिल जाता है, आत्मबल प्रबल हो जाता है, जहां वो बैठकर मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है, अच्छा शरीर को प्राप्त करता है, बल को प्राप्त करता है। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य अगर बलवान हो थोड़ा भी, है ना, मैं सुबत्तु के हिसाब से चल रहा हूं, तो अष्टम से ये सब चीजें उत्पन्न करेगा। अब जिस राशि में बैठेगा तदानुसार उसका पापत्व और सुबत्व, और पापत्व और सुबत्व के बाद उसका बलवान और बलहीन होना हम तय करेंगे, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे मेष राशि का सूर्य बैठा, तो कालपुरुष की कुंडली का पहला भाव आ गया यहाँ सूर्य। तो ऐसा व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा गूढ़ विद्याओं का जानकार होगा, बहुत गहरी बात करेगा, बहुत धीमे बात करेगा, लेकिन बहुत गहरी बात करेगा, दृढ़ निश्चयी होगा, दृढ़ संकल्प ही होगा, और जो सोच लेगा वो करके मानेगा, जो सोच लेगा वो करके मानेगा, और वह व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करता ही चला जाएगा। अब कोई कहेगा अष्टम में सूर्य सबसे पहले मृत्यु को रोक देते हैं, आदमी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होता है। मेष राशि में जहां वो उच्च के होते हैं वहां सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे दिव्य ज्ञानों की ओर जाएगा जो उसको आत्म उत्कर्ष की ओर लेके जाएंगे, जो ये बताएंगे कि वो आया क्यों है, राइट। अब इसके बाद मान लीजिए वृषभ राशि का है, तो इसमें अब मेष राशि है, हमको पता है कि अग्नि तत्व राशि है, मेष राशि है जो पूर्व दिशा को इंगित करती है। आ गया वो, अगर कुंडली के भाव के हिसाब से देखूं तो अष्टम भाव में 4, 8, 12 जो राशियां वो उत्तर दिशा को बताती है। मेष राशि है जो पूर्व दिशा को बताती है। तो ऐसा व्यक्ति लगभग ईशान कोण में जाके उसका प्रभाव उत्पन्न करेगा। फिर चर राशि है, फिर धातु राशि है, द्वार राशि है, पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, पृष्ठोदय है। तो सूर्य को यहाँ पे थोड़ी सी और क्रूरता भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे बैठे हुए सूर्य अगर मेष राशि के हैं तो आप व्यक्ति के गुदा में या लिंग में, जननांग में तकलीफ दे देते हैं। तो अत्यधिक गर्मी के बढ़ने से पिस्टुला नाम का रोग हो सकता है, भगंदर हो सकता है, पाइल्स हो सकते हैं, और जेनेटिकल पार्ट में भी कभी, है ना, वर्ण उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ये इसलिए अष्टम का सूर्य है ना, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। स्त्री के भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। किसी ल्यूकेरिया नाम की बीमारी, अष्टम में बैठा हुआ सूर्य अगर जरा सा भी पीड़ा में शनि राहु से, तो ये ल्यूकेरिया नाम की बीमारी दे देते हैं, है ना। तो वो सब चीजें जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तब करेंगे। तो बलवान है, उच्च के है, लेकिन वो अपना उनका कर्तव्य क्या है, वो पित्त प्रवृत्ति है, गर्म है, पित्त प्रवृत्ति है, गर्म है। तो उसी प्रकार के गर्मी वाले रोग पैदा करेंगे। तो गर्मी की अत्यधिकता होकर जो जो रोग बनने हैं वो बनेंगे। वो नेचुरल कारकत्व है, वो नेचुरल है, ग्रह वो दे रहा है, उसका नेचुरल है, उसका नैसर्गिक है कि वो
रोशनी भी रखता है तो वो गर्मी भी रखता है, वो पित्त प्रवृत्ति भी रखता है ना? वो देना ही है उसको, जो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो देगा ही देगा। तो अष्टम में बैठ के वो गर्मी पैदा करेंगे करेंगे, लेकिन अष्टम में बैठ के सूर्य अष्टम भाव को उजागर कर देते हैं, अष्टम भाव को बलवान कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा स्कैंडल्स में फंस जाता है, मान लीजिए वृषभ राशि का है, मेष राशि तो नहीं फंसने देगी उसको स्कैंडल्स में, है ना? लेकिन वृषभ राशि, अगर वृषभ राशि का सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कभी मार्ग से थोड़ा अव हो जाता है। तो जब भी सूर्य की महादशा आएगी उसके स्कैंडल्स ओपन हो जाएंगे, सबको पता चल जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि वो कितना भी छुप के गुनाह कर ले वो पता चलेंगे, चाहे वो गुनाह किसी प्रकार का। अष्टम भाव ये वेतन का है, अष्टम भाव से वेतन देखा जाता है। तो सूर्य अष्टम का बैठ के राजकीय योग में भी लाभ करता है, वेतन दिलाता है। एक व्यक्ति सर्विस क्लास होता है, अष्टम का सूर्य व्यक्ति को वेतन दिलाता है, वेतन की तरफ इंक्लाइन करता है ना? आदमी पारितोषिक प्राप्त करता है अष्टम का, तो वेतन भी यहाँ से आता है, रिश्वत भी यहाँ से ही आती है ना? काला जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो भी यहाँ से आता है। तो सूर्य रिश्वत के अगेंस्ट है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है। बलवान सूर्य अगर अष्टम में बैठा है तो वो आदमी को इस तरह के कार्य नहीं करने देगा, है ना? उसको रोकेगा। समझ रहे हो ना? ये बात तो किसको वो रोकेंगे और किसको बढ़ाएंगे, ये चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। तो हमने राशि से भी पकड़ ली, इस भाव के कारकत्व भी पकड़ लिए। तो राशि के जितने कारकत्व मैंने बताया, सतोगुणी है, तमोगुणी है, कौन सी दिशा को, कौन सी पित्त प्रवृत्ति है, कब प्रवृत्ति है, चर है, स्थिर है, द्वार है, भाय है, वो कर्मण्य है, या जैसे एक राशि तो जो है वो ऊर्जावान है, ऊर्जस्वी है, सत्तावादी है, सत्ता भोग प्रवृत्ति की रहती है ना? सत्ता चाहिए उनको, तो वो उस तरह की प्रवृत्ति होती है। तो अगर मेष राशि का है तो वह व्यक्ति सत्ता की तरफ, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से अपनी एनर्जी या गुप्त षड्यंत्र करके प्राप्त करेगा। अष्टम का सूर्य जो है वो षड्यंत्र, मतलब अष्टम भाव षड्यंत्र का भी है, गुप्त षड्यंत्र जितने होते हैं वो अष्टम भाव से होते हैं। भय, अपमान, कलेश, कलेश, चिंता, अष्टम भाव। भय, अपमान, कलेश, चिंता, ये सब अष्टम भाव है ना? डर, हार, डे टू डे जो बिजनेस में जो लोग ऊंचा उतार चढ़ाव का बिजनेस करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी टाइप का, जिसमें ऊपर नीचे होने से लाभ की उत्पत्ति होती है, वो अष्टम भाव है ना? वो वहां से प्राप्त होता है। ये जुआ सट्टा का भी कार्य वहां से देखा जाता है, बीमा का कार्य भी यहाँ से देखा जाता है, बैंकिंग भी संवाद देखा जाता है, तो बीमा का कार्य यहाँ से आता है ना? हमारा जीपीएफ, स्टेट इंश्योरेंस में जमा पैसा है, सीपीएफ में जमा पैसा है, वो भी यहाँ से आता है। वो सब अचानक दुर्घटनाओं में मृत्यु और चोट का लगना, वो भी अष्टम भाव है। ये दरिद्रता, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, दुष्कर्म, ये सब भी यहाँ से आते हैं अष्टम भाव से। बलात्कार पंचम भाव, अष्टम भाव। किडनैप पंचम भाव, अष्टम भाव, है ना? तो ये अष्टम भाव से आते हैं। तो सूर्य चूंकि इन सब चीजों से उनका कोई लगाव नहीं, इन सब चीजों से आदमी को बचाना चाहते हैं, तो बलवान सूर्य यहाँ बैठकर इन सब चीजों से बचाते हैं। ये आप बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखोगे तो आप पाओगे कि उनके सूर्य अस्तंभ में और बलवान होकर बैठा हुआ है, तो वो इन सब चीजों से बच जाते हैं जो अब चीजें बताई है, और शुभ चीजें उत्पन्न हो जाती है। यानी उनकी सोच की गहराई प्राप्त हो जाती है, सर्वोत्तता की प्राप्ति के लिए उनको, है ना, ऐसी चीजें जो आम आदमी के लिए सामान्य है, वो चीजें उनके लिए बड़ी लाभकर हो जाती है ना? वो अष्टम का तो राशि पकड़ी है पढ़ने, और भाव पकड़ा और ग्रह पकड़ा है, ठीक है ना? तो इस तरह से हमको सारे विवेचन करने पड़ेंगे। अभी शिवाली जी ने एक चीज लिखी यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि मेष, एक ही पे लिखा था मेष का सूर्य अष्टम भाव में है। तो मेष का सूर्य अष्टम भाव में है तो पहले तो वो पंचमी द्वादशेष है, तो द्वादशेष होकर यहाँ आया है, तो हर सरल विमल नाम का योग वो बना रहा है, तो ये उत्तम बात है। फिर पारसरी कहती है कि जब द्वादशेष अगर अष्टम में आके बैठे तो व्यक्ति सदाचारी होता है, मृदुभाषी होता है, लोगों से मिलजुल कर चलने वाला होता है, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, और सबके मिलनसार होता है। अब क्यों होता है वो मैं जब इनका विश्लेषण करूंगा। साथ ही
सतत लाभप्रद होता है, ऐसा व्यक्ति सतत लाभप्रद होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्वामी होकर पृथकताकारी हो गया। अब पृथकताकारी हो गया और वो यहाँ आकर बैठ गया, तो पृथकता किनसे कराएगा? हानि से, अजय से, पराजय से, दुष्कर्म से, उन सब से आपको पृथक कराएगा, तो वो शुभ हो गया ना, वो सब पूर्ण हो गया। तो ऐसा व्यक्ति सतत लाभपूर्ण होता है, क्योंकि इसका कारक, और सूर्य नैसर्गिक भी पृथकताकारी है, भावेश के अनुसार भी पृथकताकारी है और नैसर्गिकता के अनुसार भी पृथकताकारी है। सूर्य, राहु और शनि ये पृथकताकारी ग्रह हैं। मंगल को भी कहीं पृथकताकारी माना गया है, पर मूल रूप से सूर्य, राहु और शनि पृथकताकारी ग्रह है। मंगल, केतु सब्जेक्टिव हैं, तो वो इन चीजों से तो और अच्छा हो गया। फिर उच्च का हो गया तो और बलवान हो गया, है ना। तो यहाँ से जो एक्सपेंसिव पावर है, उसकी जो परचेज पावर है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये मैंने आपको अभी नहीं बताया, इसलिए मैं इस पर अभी गौर नहीं कर रहा हूँ। ये मैं अभी नेक्स्ट क्लास में जब मैं पूरे घुमा चुका हूँ तब मैं आपको बताऊंगा। सर एक क्वेश्चन था सर, आपने जैसा भी बताया कि सूर्य पृथकताकारी है, तो अगर ये किसी भाव के अंदर बलवान होके बैठा है तो वहां पे शुभ को पृथक करेगा या अशुभ को पृथक करेगा? अशुभ को। ये बात आपने बहुत बढ़िया पूछी कि ग्रह थोड़ी ना डिस्टिंग्विश करता है, ग्रह थोड़ी ना डिस्टिंग्विश करता है कि उसको शुभ करना है या अशुभ करना है। स्थिति और उसका बल और उसका शुभत्व और पापत्व स्थापित करता है। नेचुरल जो उसकी चीजें हैं, नेचुरल जो उसकी चीजें हैं, उसमें अगर शुभत्व आएगा, जो पापत्व लीवी चीजें हैं, हर ग्रह में पापत्व भी है, शुभत्व भी है, तो जो उसकी बल है, जो उसका शुभत्व और पापत्व है, जैसे मैंने बताया था, तो शुभ होने पर वह पाप करना छोड़ देता है। मैंने बताया था पहले दिन ही कि ग्रह जब शुभ होता है, दो स्थिति बनती है, शुभ है या पाप है, वो हम डिसाइड करेंगे, मैंने आपको पूरा बताया था। अब वो यहाँ पर शुभ है, यहाँ पर शुभ है, तो वह पापत्व को छोड़ देगा। फिर उसके साथ वो बलवान दिया हेलो हेलो प्लीज। अब इसके बाद वो बलवान और हो जाए, इसके बाद वो बलवान और हो जाए तो और शुभ हो जाएगा, और शुभ हो जाएगा। अब जब और शुभ हो जाएगा तो यहाँ के अब शुभ हो गया, तो वो शुभ ही उत्पन्न करने की कोशिश करेगा और पाप को कम करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल हाँ, ये हाँ, तो इस पे तो गौर करना हमको स्ट्रेट में नहीं जाना। हम कैलकुलेशन में जनरली होता क्या है, व्यक्ति स्ट्रेट में बात करना ना, तो नैसर्गिक और स्वाभाविक, जो उसके नैसर्गिक और फंक्शनल, जो उसको भाव के अनुसार प्राप्त हुई, वो मैंने पूरी, इसलिए मैंने आशीष जी सबसे पहले उस चीज पे स्ट्रेस किया। वो चीज मैंने आपको बताई कि शुभ है या पाप है, और फिर उसके बाद बलवान है या बलहीन है, उसका तय करके नेट में रिजल्ट निकालेंगे। हाँ यार, ये बहुत शुभ है, बहुत बलवान है, या बहुत शुभकारी हो गया, तो वो अष्टम से भी आनंद उत्पन्न कर देगा, राइट। क्योंकि वो उनके पापत्व में नहीं फंसेगा, बल्कि उनको खत्म करेगा, राइट। जैसे एक वेल इक्विप्ड सेनापति है या कोई सैनिक है, वेल इक्विप्ड है, खुद भी मन से भी बलवान है, तन से भी बलवान है, और उसके पास अस्त्र, औजार और जो शस्त्र है वो भी बलवान वाले हैं, तो वो शत्रु क्षेत्र में जाके विजय को ही प्राप्त करेगा, राइट। इसी प्रकार से सभी चीजों को इसी प्रकार से देखना है, राइट सर? क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल क्लियर। हाँ, राइट। तो ये अष्टम भाव में इस पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं कि अष्टम भाव जो है जन्म पत्री का विलक्षण भाव है, सबसे विलक्षण भाव अष्टम भाव है। मैं हूं तो जग है, और मैं हूं, दैट इज 8th हाउस। अब मृत्यु 8 प्रकार की कही गई है, और 8 प्रकार की मृत्यु अष्टम भाव से जनरेट होती है ना। उनमें से कोई ने भी मुझको पकड़ लिया तो मेरा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, या उसके अंदर कमी आ जाएगी, क्षीणता आ जाएगी। तो ये इसलिए अष्टम भाव। और सूर्य चूंकि सतोगुणी है, पूरे ब्रह्मांड में जनरेशन की ताकत उन्हीं को है। ही इज आल्सो ए प्रिजर्वर, ही इज ए जो साथ ही साथ वही डिस्ट्रॉयर भी है। तो इन व्हाट फॉर्म, किस रूप में वो आ रहे हैं, कि वो डिस्ट्रॉयर होकर आ रहे हैं, या प्रिजर्वर होकर आ रहे हैं, या क्रिएटर होकर आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली वो अपना प्रभाव देंगे, अकॉर्डिंगली अपन को उसका
शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होगा, राइट। अब वो कैसे, तो राशिगत कैसे कैसे परिवर्तन होगा। जैसे वृषभ राशि है, वृषभ राशि है जो लेस मूवमेंट चाहती है, बहुत मेहनत करती है, जनरेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है उसकी, जो है ना आसक्ति बहुत रहती है, और भोग के प्रति बहुत ज्यादा उसका इंक्लाइनेशन रहता है। साथ ही उसको भोग की सारी चीजें चाहिए, मेटेरियलिस्टिक वर्ड के सारे सुख देता है, खुशी आमोद प्रमोद चाहिए उसको, है ना। तो अगर वृषभ राशि का सूर्य द्वितीय भाव में है, वो सॉरी अष्टम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना थोड़ा ज्यादा भोगों की तरह आवर्त हो जाता है, जबरदस्ती उनको प्राप्त करने की भी कोशिश करता है। तो वो वहां पे, यहाँ पर है ना, वो आसक्ति का जीवन जिएगा, समझ लो ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए बुध की राशि का है तो और बहुत बढ़िया हो गया। अब बुध की राशि का अगर सूर्य है, तीसरी और छठी राशि का, बुध बुद्धि को करते हैं, विजडम को बताते हैं, क्रिएटिविटी, आल्सो इन द फील्ड ऑफ बुद्ध। तो ऐसा जो सूर्य है वो बुद्धि का, विवेक का, अपनी शक्ति का, अपने आत्मबल का प्रयोग बुद्धि के साथ कर अष्टम के छुपे हुए रहस्यों से भी लाभान्वित होगा, राइट। ऐसा आदमी बहुत अच्छा एक्टर हो जाता है ना। छद्म वेश धारण करने की उसकी बहुत जबरदस्त क्षमता आ जाती है उसके अंदर, राइट। अब वही सूर्य अगर मान लीजिए चंद्रमा की राशि का है तो यहाँ वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा, वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। हालांकि मित्र राशि है उसकी स्वयं की है, लेकिन जल तत्व राशि है, पहले ही सातों गुणी है, फिर ब्राह्मण और प्राप्त हो गया, जल और प्राप्त हो गया, तो एक जलते, एक अग्नि कारक चीज को आप जल में डाल दोगे और वो भी अष्टम भाव में, तो अपना वो नैसर्गिक जो उसकी ऊर्जा है उसमें वो कम हो जाएगी, तो अष्टम भाव के पापत्व को नहीं जला पाएगा, है ना, ठंडा हो जाएगा। और अष्टम भाव में ठंडाई ठीक नहीं है, आपके जेनेटिकल पार्ट्स को भी वो प्रॉब्लम करता है ना। ऐसा व्यक्ति अगर जल क्षेत्र में जाता है तो उसको उससे भी हानि हो सकती है। लेकिन वो व्यक्ति अगर सेलिंग का काम करता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके चीजें मंगाता है थ्रू सी, तो वो लाभ पा सकता है, वो लाभ पा सकता है ना। जो जो समुद्री यात्रा है वो भी यहाँ से आती है ना, तो वो बात है। फिर आप, नमस्ते हाँ जी, सर। नमस्ते। सर अष्टम भाव क्योंकि जलीय भाव है, तो सर फिर यहाँ चंद्रमा को इतना अशुभ क्यों माना जाता है? गहराई जो है ना, वो डेप्थ है, पाताल है, अंधकार है। और चंद्रमा जब अष्टम में भाव जाएगा तो वो छुप जाएगा, एक गहरे उसमें चला जाएगा। और चंद्रमा इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ईच एंड एवरी, वट एवर ग्रोथ वी वांट इन आवर लाइफ, वो चंद्रमा से आती है। और अष्टम भाव एक अंधा कुआ है, पताल है, जिसका कोई और छोर नहीं है। और अगर बलहीन चंद्रमा और जल तत्व राशि में चला गया तो वो डूब ही जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा अष्टम में बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है ना। वो अपने प्रकाश को भी खो देता है, अपने अस्तित्व को भी खो देता है। और चंद्रमा का बलहीन होना समस्त कुंडली को खराब कर देता है, ये पक्की बात है ना। तो चंद्रमा अष्टम का उत्तम नहीं कहा गया, इसलिए क्योंकि वो अपनी जो उसकी प्रभा है, उसकी आभा है, उसका जो गुण है, जो वो प्रदर्शित ही नहीं कर पाएगा। यू विल नेवर फुलफिल द नेसेसिटीज ऑफ योर लाइफ, you will always feel you are somewhere, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, उनमें छीणता रहेगी, उनमें कटौती हो जाएगी, है ना। चंद्रमा अष्टम का जो है पीड़ाकारी है, और उसके बाद भी अगर वो पाप प्रभाव में हो जाए तो अत्यंत पीड़ाकारी है, अत्यंत। और स्त्री की कुंडली में होना और भी ज्यादा खराब होता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो मैंने अभी बताया आपको। तो स्त्री का जो जन्म है मूल रूप से जो उसका नैसर्गिक कारकत्व है वो प्रोक्रिएटिंग है, संतानोत्पत्ति है। तो वो, और संतानोत्पत्ति का जितना भी प्रोसेस है वो मून के तहत ही आता है। इवन द इनर जेनेटिकल पार्ट्स, जनरेटिव पार्ट्स आल्सो गवर्न बाय मून इन द वुमन। तो वो थोड़ा उसको भी प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको खराब कहा गया है। अष्टम भाव और वृश्चिक राशि वैसे भी जो है ना वो एक विष राशि है, सर्प की राशि है, और विष का सारा चीजें वहीं रहती है। और चंद्रमा क्योंकि अमृत है और वो विष में चला जाएगा, तो या तो बलहीन होकर चला गया तो वो अपना अमृत भी विष में मिला के बिल्कुल बलहीन हो जाएगा। बलवान होकर चला गया तो वो ऐसी स्थिति में वो विष को खत्म कर सकता है। तो अगर किसी के चंद्रमा अष्टम भाव में हो, है ना, और बलहीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा अवश्य बलवान करना चाहिए। ही शुड अकोमोडेट हिज लाइफ
इन सच ए वे कि उनकी हर कार्य, हर कृत्य, हर व्यवहार, आचार, खान पान, रहन सहन, पहनाव उड़ाव से पूजा पाठ, भक्ति, उस सब से चंद्रमा बलवान है। वो मस्ट है, दैट इज मस्ट, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज इनएविटेबल। इफ अ वन पर्सन अपनी जिंदगी में खुशियां चाहता है तो उसको ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। ऐसा कहा गया शास्त्र में। थोड़ी सी और बात हो गई, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, कि क्षीण चंद्रमा पापी होता है। क्षीण चंद्रमा 1, 6, 8, 12 में भावों में हो तो अत्यंत अशुभ परिणाम देते हैं, और ऐसी स्थिति में उनसे संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। क्या उपाय करने, वो मैं उपाय ज्योतिष में बताऊंगा। दैट इज मस्ट, दैट इज मस्ट। लेकिन क्षीण चंद्रमा अगर 3, 6 तीसरे और छठे और 12वें भाव में होते हैं, सॉरी 11वें भाव में होते हैं, पाप का पाप करके वो शुभ भी उत्पन्न करते हैं, है ना। वो किस स्थिति में करते हैं, किस में नहीं करते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट, ठीक है शिवाली जी। जी सर, हेलो, बिल्कुल क्लियर समझ हुआ? आया सर। हाँ ठीक है ना। तो इस प्रकार सारी राशियों में आप लगा के देखिए, सारी राशियों में आप लगा के देखिए, तो आप सारे ग्रहों के बारे में जानते ही हो, तो वो ग्रह का